स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का स्टार टू बेसिक चैनल में। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी और क्लास 9 की ज्योग्राफ़ी चल रही है। अभी पहला लेसन कंप्लीट हो गया है लाइन बाय लाइन और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप अगर नहीं पहला लेसन देखें तो प्लीज़ वीडियो जो है चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं। और आज हम जो है दूसरे लेसन में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग आज दूसरा टॉपिक हम लोग लाइन बाय लाइन और विधिवत पढ़ा जाएगा। ये भी बड़े ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के चैनल के सब्सक्राइब करने से, वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे ये प्रेरणा मिलती है कि हम सही दिशा में वीडियो बना रहे हैं और जिससे आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं और दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्र दोस्तों से भी कह करके कराएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स बिना विलम्ब किए स्टार्ट करते हैं चैनल को। और चैनल आज जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भारत का जो भी भौतिक स्वरूप है उसके बारे में विधिवत वर्णन करेंगे। और ये चैप्टर फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको 2 पार्ट में करके पढ़ा जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से, यदि वीडियो पसंद आता हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं। देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप कह रहा है फ्रेंड्स। भौतिक स्वरूप का मतलब समझ लेते हैं। भारत आप लोग समझ रहे हैं, भौतिक स्वरूप क्या है। भौतिक स्वरूप का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि कोई भी अगर देश है तो उसकी बनावट कैसी है, किस तरह के वहाँ पर जो है भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत कैसे हैं, पठार कैसा है, मरुस्थल है कि नहीं है, तटीय मैदान है कि नहीं है और पठार है कि नहीं है। तो जहाँ मतलब पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब चीज़ जिसके अंतर्गत हम पढ़ें जिस कंट्री का, उसी के स्वरूपों को जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी क्या कहते हैं, भौतिक स्वरूप कहते हैं। मतलब इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इसको क्या कहते हैं, भौतिक स्वरूप। क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं। कह रहा फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। अब ये एक मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हैं हिमालय का वर्णन किया हुआ है। चित्र के माध्यम से सारी चीज़ दिखाई गई है। आइए इसका विधिवत नीचे जो है पढ़ते हैं। कह रहा है, भारत की भूमि बहुत अधिक क्या है, भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का क्या है, प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कह रहा है, ये अपना जो भारत है, ठीक है, तो ये जो एरिया है हिमालय का है, ठीक है। तो किससे बना हुआ है, नवीन बलद पर्वत से बना हुआ है, ठीक है। बीच का जो त्रिभुजाकार पठार जो अपना है, ये किससे बना हुआ है, तो ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना। और यह क्या है, पठार, ये सबसे प्राचीन है और इसको बहुत ज़्यादा स्थिर कहा जाता है। लेकिन आज के डेट में जो भूकंप आप लोग महसूस कर रहे हैं या आ रहा है, तो इससे इसकी भी
जो है स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है कि अभी स्थिर नहीं है। और दूसरी बात, ये आपका हिमालय का क्षेत्र हो गया, और बीच में ये जो क्या है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो जलोढ़ मिट्टियों से बना है। तो ये जो उत्तर का जो हिमालयी क्षेत्र है, ये क्या कह रहा है कि यह जो है नवीन बलित पर्वतों से बना हुआ है। मतलब ये जो पर्वत हैं ये क्या है, नवीन बलित पर्वतों से बना है। बलित पर्वत का मतलब हो गया कि जिस पर्वत का निर्माण बलन की प्रक्रिया, आगे के कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, बलन जो होता है बलन के माध्यम से, मतलब शुरुआत में क्या था कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, एक तरफ क्या था, अंगारा लैंड था, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था, गोंडवाना लैंड था, और इन दोनों के बीच में टेथिस भूसन्नत एक बहती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ का मलबा कट करके बारिश या ताप जल दबाव के वजह से इधर का मलबा क्या होता था, इस भूसन्नत में गिरता था, और सैकड़ों वर्षों बाद, करोड़ों वर्षों बाद ये क्या हुआ, मिट्टी का जो मलबा इसमें गिरते गिरते क्या हो गया, ये उथला हो गया सागर, और फिर ये दोनों जो है एक दूसरे के तरफ चलने लगे, जिससे दबाव हुआ इस बीच में, और बलित, दबाव का मतलब बलन इसमें पड़ा, और बलन से क्या हो गया, बलित पर्वतों का निर्माण हो गया। आगे की कक्षाओं में हिमालय पर्वत के उत्पत्ति के बारे में डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी तक के लिए यही समझिए आप कि बलित का मतलब क्या हुआ, जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि मुख्य भौगोलिक वितरण देख लीजिए, मतलब भारत को किस तरह के स्थलाकृतियों में बांटा गया है। मुख्यतः क्या कह रहे हैं, तो 6 है ये भौगोलिक आकृति में। क्या है, पहला क्या दे रहे हैं, हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला जो है, उसके बाद से उत्तर का मैदान आता है, प्रायद्वीपीय पठार आता है, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ठीक है। आइए बारी बारी से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हिमालय पर्वत देख लीजिए। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। बलित मैंने बताया आप लोगों किसे कहते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं किधर से, पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और यह एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। मतलब इसकी लंबाई जो है कितनी है, तो 2400 किलोमीटर फैला है। और किस तरह से फैला है, तो अर्धवृत्त, यानी इस तरह से अर्धवृत्त के आकार में, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त या अर्धचंद्राकार आप इसको कह सकते हैं। इस तरह से फैला हुआ है हिमालय, ठीक है। इसकी चौड़ाई कह रहा है फ्रेंड्स, कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में क्या है, तो 150 किलोमीटर। मतलब देखिए ये जो हिमालय का है, तो कह रहा है फ्रेंड्स कि ये जो है इधर इस पार्ट में कितना फैला है, 400 किलोमीटर। मतलब इधर क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है। और जब अरुणाचल प्रदेश की तरफ लास्ट छोर की तरफ जाएंगे तो इधर क्या है, चौड़ाई 150 किलोमीटर। मतलब पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व की तरफ कम चौड़ा है। कह रहा है पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में क्या है, अधिक विविधता पाई जाती है। अपने देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। देखिए हिमालय को इन्होंने कितने भागों में बांट लिया, हिमालय को इन्होंने 3 भागों में बांट लिया, ठीक है। ये 3 भागों में बांट लिया। पहले को क्या कह रहे हैं ये, तो पहले को कह रहे हैं कि इसको महान या आंतरिक हिमालय, या इसी को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें महान हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। और महान हिमालय के सभी मुख्य शिखर किसी में है, तो इसी में है। इसको क्या कहते हैं, तो महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय, 3 नामों से इसे जानते हैं। अब ये आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, कुछ जो चोटियां हैं, शिखर जो हैं उनका दिया। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में। क्या ऊंचाई है,
तो 8,848। हालांकि आज के डेट में ये कितना हो गया है, 8,850 हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 8,850 मीटर हो गया है, क्योंकि हिमालय दिन प्रतिदिन इसकी ऊंचाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कंचनजंगा जो है भारत में है 8,598 मीटर। मकालू नेपाल में पड़ता है 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है 8,172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7,817 मीटर। कामेट भारत में है 7,756 मीटर। नमचा बरुआ जो है भारत में है 7,756 मीटर, ये भी है सेम। और गुरला मांधाता जो है नेपाल में 7,728 मीटर, ये ऊंचाई है। और ये कुछ महत्वपूर्ण जो हैं चोटियां, शिखर हैं। ठीक है, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। कह रहा है कि महान हिमालय की जो वलय की प्रकृति है क्या है, असममित है। हिमालय के इस भाग को का क्रोड क्या है, ग्रेनाइट का बना है। देखिए, यह आप लोग थोड़ा सा यहाँ नहीं समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। महान हिमालय की वलय की प्रकृति जो है, कह रहा है जैसे ये अपना हिमालय अगर हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो महान हिमालय का जो ये महान हिमालय का एरिया है, ये क्या है, ये जो वलय है, ये वलय मतलब क्या होगा, रिंग है, इसकी जो प्रकृति क्या है, असममित है, मतलब असमान है। ठीक है, और इसका कह रहा है क्रोड। क्रोड आप लोग पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है, क्लास 6 में पढ़ाया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भाग हैं, तो 3 है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या हो, सबसे आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। दूसरे को मैंटिल बोलते हैं, और पहले को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि इसका जो भाग है क्रोड जो है, यानी आंतरिक भाग है किसका, तो महान हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो किस चीज़ से बना है, तो ग्रेनाइट से बना है। क्लियर हो गया। आइए, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। अब कह रहा है महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताइए। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए शिखर स्थित हैं। आप लोग इसको एटलस की सहायता से अपना होमवर्क के रूप में इसको करिए आप लोग। अब हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, हिमाद्री के जो है महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय जो हमने पढ़ा सबसे ऊपर है, उसके नीचे वाले को क्या कहते हैं, तो हिमाद्री के उसके नीचे को कहते हैं हिमाचल या निम्न हिमालय, इनके नाम से जानी जाती है। निर्माण मुख्यतः क्या है, अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। इनका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित, यानी संपीड़ित का मतलब ज़्यादा, जिसमें संपीड़न आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे जब दबाव पड़ा तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लहरें पड़ गई, मोड़ पड़ गया उस पर्वतीय में, तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अत्यधिक संपीड़ित हो गया, मोड़ पड़ गया बहुत ज़्यादा। तो उसी तरह के मोड़ वाले शैलों से, परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई क्या है, तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच, तथा औसत चौड़ाई क्या है इसकी, तो 50 किलोमीटर। जबकि पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब कह रहा है एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति को देखिए, उन राज्यों के नाम लिखिए। अब कह रहा है देखिए, एटलस ले लीजिए, आप लोगों के पास एटलस, ज्योग्राफी के स्टूडेंट के पास एटलस होना चाहिए। अब कह रहा है मसूरी, नैनीताल और रानीखेत की स्थिति देखिए कि यह किन राज्यों में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग एटलस की सहायता से इसको देख सकते हैं कि यह कहाँ पाया जाता है। तो उत्तरांचल में आप एक बार देख सकते हैं इसको। कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अभी पहले हम पढ़ा हिमाद्री, उसके बाद से मध्य हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, और तीसरा क्या है, तो उसको शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई क्या है, तो 10 से 50 किलोमीटर है। ऊंचाई कितनी है, तो 900 से 1100 मीटर है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियों, बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं, दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटलिन। अब देखिए, कह रहा है कि जो निम्न हिमालय है, ठीक है,
और शिवालिक हिमालय है। निम्न हिमालय के ऊपर क्या है, तो हिमाद्री है। तो इन दोनों के बीच में, जैसे एक ये है और दूसरा क्या है, ये है, तो इन दोनों के बीचों में क्या होता है, दून पाए जाते हैं। अब दून किसे कहते हैं, तो दो पर्वतों के बीच का, जैसे कोई एक पर्वत ये है और दूसरा कोई पर्वत ये है, ठीक है। तो इन दो पर्वतों के बीच में जो सपाट भूमि होती है, जो सपाट भूमि होगी और लंबवत होगी, ठीक है। दोनों पर्वत श्रृंखलाएं क्या हैं, लंबी दूरी तक फैली रहती हैं, और बीच में जो ये भाग होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को घाटी बोलते हैं। अब ये इतना ज़्यादा ये क्षेत्र जो है लंबा चौड़ा होता है कि इसमें पूरा का पूरा एक शहर बस जाता है। जैसे क्या है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, इसी तरह के ये जो है ये घाटी में बसे हुए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। ये भारत का भौगोलिक वितरण आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, तीनों श्रेणियों को दिखा रहा है। जैसे देखिए सबसे लास्ट वाला क्या है, शिवालिक है, उसके बाद से पहला हिमाद्री है, दूसरा जो है हिमाचल है, ठीक। इधर देखिए चौड़ा है, और इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ क्या है, कम है। यहाँ 400 मीटर है, यहाँ कितना है, 150 मीटर है, 150 किलोमीटर है, और ये 400 किलोमीटर है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। कह रहा है इसे हिमालय जो है पूरब से पश्चिम कितना है, तो अर्धचंद्राकार 2400 किलोमीटर फैला है। इसकी जो है जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर, और जो है अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ाई है। ये तो इस तरह का विस्तार। अब इसके अलावा नदियों के आधार पर भी जो है हिमालय को वर्गीकृत किया गया है। कैसे किया गया है, तो कह रहा है कि देखिए उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, तो पंजाब हिमालय कहते हैं। जैसे देखिए ये हिमालय इस तरह से फैला है, ये ऐसा एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। अब यहाँ सिंधु नदी है, यहाँ सतलज नदी है, तो ये सिंधु से सतलज, ठीक है, सिंधु से सतलज के बीच के जो हिमालय का भाग है इसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब सतलज नदी से लेकर के और काली नदी तक, यहाँ से सतलज से काली नदी तक के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, ठीक है, के क्षेत्र को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता से दिहंग नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, दिहंग नदी मतलब अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय को क्या कहते हैं, तो असम हिमालय कहते हैं। इस तरह से नदियों के आधार पर जो है हिमालय को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, तो सिंधु से सतलज नदी, सतलज से काली नदी, ठीक है, और काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहंग नदी। अब यहाँ से सिंधु से सतलज के क्या कहते हैं हम, तो इसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, 3 नामों से जानते हैं। सतलज से काली नदी तक को क्या कहते हैं, तो इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और नेपाल कह रहे हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्या कहते हैं, तो नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहंग के बीच को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये नदियों के द्वारा वर्गीकरण है, ठीक है। अब कह रहा है ब्रह्मपुत्र हिमालय को सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की क्या करती है, सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड यानी दिहांग गार जिसको कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। देखिए जैसे ये अपना ये है, ठीक है। अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जैसे यहाँ से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से ऐसे फैल जाती है। तो यहाँ जो खड्ड बनाती है अरुणाचल प्रदेश में, यही इसको क्या बोलते हैं, दिहंग गार्ज बोलते हैं। और यहाँ से फैल करके नीचे आ करके यह बांग्लादेश में प्रवेश करके हुए अरब सागर में आकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी।
इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। अब जो पूरब में हिमालय का जो फैला हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं? तो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी बोलते हैं। अब कह रहा है इनका जो है ये मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैलों से बनी हैं, ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं या घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में क्या है? तो पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। पूर्वांचल में जो पहाड़ियाँ हैं क्या हैं? पटकाई है, नागा है, मिजो है और मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। जो अपने 7 जो है राज्य जो पूर्वांचल के हैं आपका, उन्हीं में है। जैसे मिजोरम में क्या है? मिजो पहाड़ी है, मणिपुर में मणि पहाड़ी है, नागालैंड में नागा है और पटकाई है। ये मिजो पहाड़ियों का आप चित्र देख सकते हैं। उत्तरी मैदान का जिक्र कर लेते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार कितना है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240,320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ये उत्तरी मैदान का आप सीन देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। अब ब्रह्मपुत्र नदी में जो है क्या है? एक मजोली द्वीप है। अब तो मजोली डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है। वो सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लेता है मजोली जो है द्वीप कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पे? तो अरुणाचल में। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है जिसके परिणाम से नदी या द्वीपों का निर्माण होता है। अब नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को क्या कहते हैं? तो वितरकाएँ कहते हैं। वितरकाएँ मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब नदी ऊपर से चलती है, ठीक है, जैसे ये सागर है, तो यहाँ आते आते क्या होता है? इसकी कई ठो शाखाएँ हो जाती हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? वितरिकाएँ बोलते हैं। दोआब का अर्थ कह रहा है कि 2 नदियों का बीच का भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो दोआब बोलते हैं। जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब। आब का मतलब होता है क्या? पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी, मतलब 5 पानी, मतलब जहाँ 5 नदियों का पानी मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पंजाब। जैसे क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियाँ जो हैं पंजाब में बहती हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? पंजाब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। गंगा का मैदान का जिक्र जिसमें क्या है? गंगा और घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का है, जिसमें क्या है? तो हरियाणा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाइयों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब उत्तर का कह रहा है मैदान को कितने नामों से जाने जाते हैं? तो 4 नामों से। एक पहला क्या इसने? भाबर। अब भाबर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? जैसे नदी जो है पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरती है जब, तो जो कंकड़ पत्थर काट करके ये नीचे उतरती है, तो जो कंकड़ पत्थर जो इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ये नदी क्या हो जाती है? गुम हो जाती है। फिर उसके बाद से ये बाहर निकलती है। तो ये जो जो पत्थर, कंकड़ पत्थर जो बड़े बड़े बोल्डर के तरह से पड़े रहते हैं, उसके नीचे से नदी बहती है, तो उन्हीं को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसी को भाबर कहते हैं।
इसमें क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है नदी। और उसके बाद से इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ और नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण का। अब जब ये चट्टानी क्षेत्रों से, जैसे ये छोटे छोटे जो टुकड़े पत्थर जो होते हैं, इनमें नदी जो है गुम हो जाती है, फिर बाहर निकलती है, तो जब इस क्षेत्र में आती है तो यहाँ पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो यह किस तरह का क्षेत्र बन जाता है, तो दलदली क्षेत्र बन जाता है। जब दलदली बन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ वन्य प्राणी होगा, घना जंगल होगा। तो इस तरह के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो तराई कहते हैं। ठीक है, तो एक भाबर हो गया और दूसरा क्या हो गया, तराई हो गया। अब कह रहा है कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब बंटवारा हुआ तो जो तराई क्षेत्र थे, तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए तो इसी तराई क्षेत्र में जो घने जंगल थे उनको काट करके रहने योग्य भूमि बना करके वहाँ रहने लगे। और इसी जो है क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है, कहाँ है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, पीलीभीत। ठीक है, यह क्षेत्र थोड़ा सा उधर पड़ता है नेपाल से साइड में। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। अब जो सबसे विशालतम है वो किससे बना है, तो पुराने जलोढ़ बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, तो भांगर कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में क्या होता है, चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब देखिए, एक तो हमने पढ़ा क्या, तो भाबर पढ़ा। ठीक है, जो पत्थर वालों से निकल कर नदी आती है। उसके बाद से जो दलदली बनाती है उसको क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। उसके बाद से क्या आ जाता है, तो बांगर आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पुराने क्या हैं, जलोढ़ मिट्टी से निक्षेप से मैदान हैं। और जो नए, जो हर साल जो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ हर साल जिस क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है वहाँ नई मृदा फिर आती है, वो बहुत उपजाऊ होती है। और जहाँ बाढ़ नहीं आती है, जो पुराने हैं जलोढ़ मिट्टी के जो है क्षेत्र, वो क्या हैं, तो वह उनको भांगर बोला जाता है। ठीक है, तो भाबर हो गया, तराई हो गया, भाबर हो गया, तराई हो गया, भांगर हो गया और खादर हो गया। आशा है कि क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो है प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और अभ्यास के प्रश्न जो है अगले वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के बीच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ढेर सारा कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।